कुछ किस्सा कुछ कहानियों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ शिखा। आज कहानी लाई हूँ नारी चेतना, जो लिखी गई है श्री कृष्ण नंदा जी की तरफ से। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अरे रजिया, आज तुम जल्दी घर क्यों जा रही हो? रुको, मैं भी चलती हूँ। बस थोड़ा सा काम रह गया है। और आज तुमको ऐसी भी क्या घर जाने की जल्दी है? रजनी ने रजिया से सवाल किया। नहीं नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम अपना काम आराम से निपटा लो, फिर साथ चलते हैं। कोई काम रह गया है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा हाथ बटा देती हूँ। रजिया ने उत्तर दिया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये कुछ बर्तन धोने रह गए हैं, 2-4 मिनट में धोकर साथ ही चलते हैं। रजिया पास पड़ी हुई एक चौकी पर बैठ गई। रजनी और रजिया कई वर्षों से एक बहुत अमीर आदमी के घर काम करती थी। दोनों के काम अलग अलग थे, इसलिए काम के बारे में कभी कोई तकरार नहीं होती थी, बल्कि बहुत अच्छी दोस्ती का एक रिश्ता कायम हो गया था। दोस्ती का एक और कारण भी था कि दोनों का घर सेठ जी के घर के पास ही था। पैदल ही आती जाती थी। बातें करते, हंसी मजाक करते हुए रास्ते की दूरी का पता ही नहीं चलता था। अपनी मंजिल पर पहुंचकर अपने अपने काम में वो जुट जाती। रजिया और रजनी के घरेलू हालात भी लगभग एक ही जैसे थे। हाँ, थोड़ा अंतर जरूर था कि रजनी का पति रघु सुस्त, शराबी और बेकार था और आमतौर पर घर पर ही पड़ा रहता था। उसे तंबाकू और बीड़ी की भी लत थी। यानी वह कहते हैं ना कि घर का ना काज का, मन भर अनाज का। रजनी आमतौर पर सेठ जी के घर से कुछ खाना ले आती थी। सेठ जी के घर में प्रतिदिन इतना खाना बनता था कि अपने घर के अलावा रजनी और रजिया जैसी काम करने वाली कई महिलाओं के परिवारों का काम भी चल जाता था। रघु इतनी सारी बुरी आदतों और विशेषकर शराब पीने की वजह से पैसे की कमी से तंग हो गया था। कभी कभी मामूली सी बात पर रजनी पर बिगड़ जाता और हाथ पैर भी चला देता था। इसके विपरीत रजनी बहुत गंभीर और ठंडे स्वभाव की महिला थी, इसलिए रघु की हर हरकत को वो सहन कर लेती थी। हालांकि वह शारीरिक रूप से रघु से काफी मजबूत थी। अगर वह चाहती तो रघु पर नहले पर दहला साबित हो सकती थी, लेकिन वह अपने पति धर्म में पूरा विश्वास रखते हुए सब कुछ सह लेती। इस तरह बात आई गई हो गई। उधर रजिया का पति रिक्शा चलाता था और अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता था। वह जितना कमाता रजिया के हाथ पर लाकर रख देता। इस तरह रजिया के घर की हालत रजनी के घर से काफी बेहतर भी थी। दोनों सहेलियां सेठ जी के घर में घुसते ही अपने अपने काम में व्यस्त हो जाती। अपने काम के दौरान वे आपस में आमतौर पर कोई बातचीत नहीं करती थी। घर के मालिकों को उनकी ये आदत बहुत पसंद थी और शायद इसीलिए वे इन दोनों के काम से पूरी तरह से संतुष्ट भी थे। सभी बातें वे घर से आते जाते समय ही कर लेती थी। हंसी मजाक, घर के गिले शिकवे खूब दिल खोल कर होते थे। इस तरह दोनों का जीवन चल रहा था। रजिया को इस बात का भी पता था कि रजनी का पति उस पर कभी कभी हाथ उठा देता है, इसीलिए इस विषय में उन्होंने कभी बात नहीं की। रजनी ने अपनी ओर से कभी रघु के अश्लील व्यवहार का उल्लेख भी नहीं किया था, लेकिन अचानक एक दिन ये रहस्य पूरे तरीके से स्पष्ट हो गया। लो, मूंगफली खाओ। काम पर जाते हुए रजिया ने रजनी की तरफ मुट्ठी भर मूंगफली पेश की। कल महमूद शाम को मूंगफली लाया था, हम लोगों ने रात को खाई। ये कुछ तुम्हारे लिए लाई हूं। जीवन की कश्मकश और मुसीबतों के बावजूद दोनों सहेलियों के बीच कुछ ऐसी मोहब्बत पैदा हो गई थी कि उनमें दांत काटी रोटी सा रिश्ता स्थापित हो गया था। इस तरह खाने के लिए रजिया रजनी के लिए कुछ न कुछ ले आती थी। रजनी ने अपना हाथ बढ़ाया और मूंगफली ले ली। मूंगफली देते हुए रजिया ने रजनी की कलाई पर चोट का ताजा निशान देख लिया। ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने एक मोटे डंडे से भरपूर वार किया हो। रजिया देखकर चौंक गई। अरे रजनी, ये तुम्हारी कलाई पर चोट का निशान कैसा है? अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही पैर जरा सा फिसल गया था। रजनी ने अपनी घायल कलाई साड़ी के पल्लू में छुपाने की कोशिश की। देख रजनी, तू मेरे से कुछ छुपा रही है। ये गिरने का निशान नहीं है। बता क्या बात है? क्या उसने मारा है? रजिया ने जिज्ञासा भरे लहजे में पूछा।
तू तो खामखा परेशान हो रही है रजिया। कहा ना कि कुछ नहीं हुआ मुझे। ऐसी मामूली दुर्घटनाएं होती ही रहती हैं, उनका क्या उल्लेख करना। तू मूंगफली दे, इस बात को भूल जा। ऐसे कैसे भूल जाऊं? और सुन, तू चाहे मुझसे लाख छुपा ले, मुझे सब पता चल जाता है। चिंगारी को लाख रुई में लपेटो, आग बाहर आ ही जाती है। और हाँ रजनी, तू कान खोलकर सुन ले, ये समस्या केवल तुम्हारी ही नहीं है, ये सारी महिला जाति का सवाल है। मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, उन्हें संतुलित रखना चाहिए। तू उसे समझा, ठंडे दिल से बात कर। जितनी सेवा तू उसकी करती है, उतनी उसकी माँ ने भी उसकी नहीं की होगी। जिस दिन तूने उसे छोड़ दिया, उस दिन उसे उसकी नानी याद आ जाएगी। तू चुप भी रहेगी? बस बोलती ही चली जा रही है, बोलती ही चली जा रही है। वह मेरा पति है, उसे समझाने में कुछ समय तो लगेगा ना। रजिया मुस्कुराई। चलो ठीक है, लेकिन ये बात तो तय हो गई कि ये उसी कमबख्त की करतूत है। उस जालिम को कुछ दया नहीं आई। जो औरत अपना सब कुछ सौंप रही हो, उसके खाने पीने, शराब, तंबाकू का घर बैठे ही प्रबंध कर रही हो, जिसके बिना वह एक दिन रह भी नहीं सकता, उसी आदमी ने हिंसा की इस कद्र इंतहा कर दी। अरे कुछ तो शर्म की होती। अब रजनी के आंसू बहने लगे, साड़ी के पल्लू से आंखें पहुंचने लगी और बोली, ये तो अब रोज रोज की बात हो गई है। कुछ समझ नहीं आता, क्या करूं, कहां जाऊं। तू हौसला ना हार, वह पालनहार तुम्हारी फरियाद जरूर सुनेगा। कुछ सोचकर उसने फिर से बोलना शुरू किया। तू एक काम कर, अगली बार ऐसी कोई हरकत करे तो एक जोरदार तमाचा लगा दियो उस साले के गाल पर। ये कहकर रजिया चुप हो गई और दूसरी तरफ देखने लगी। क्या बकती है, वह मेरा पति है, मैं उस पर हाथ उठाऊं? तुमको ये कहते हुए शर्म नहीं आई? कुछ तो सोचकर बोला कर। मैंने बहुत सोच लिया, अब बारी तुम्हारे सोचने की है। इस समस्या का यही एकमात्र समाधान है। जहर ही जहर को मारता है। दूसरी बात यह है कि मैं उससे बदला लेने के लिए नहीं कह रही, बल्कि इस बीमारी का यही इलाज है। तू आजमा कर देख ले। रजिया एक संरक्षक की तरह रजनी को समझा रही थी। तू अपनी नसीहत बंद कर, मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना है। अगर अपने पति के हाथों मर भी जाऊं तो मेरे लिए पुण्य का काम होगा। अच्छा, तो ये बात है, तुम उसके हाथों मरने के लिए भी तैयार हो, जिसने तुम्हारा खाना पीना, उठना बैठना सब कुछ हराम कर रखा है। मेरा तो ये मानना है कि जो पति अपनी पत्नी का आदर करना नहीं जानता है, वह नारी चेतना का मतलब क्या समझेगा? उसको जीने का ही हक नहीं। देखो रजनी, तुम्हारी समस्या को जल्दी हल करने की जरूरत है। उसको उसी की भाषा में जवाब देना है। तुम उस साले से शारीरिक तौर पर भी बहुत मजबूत हो। अगर एक मामूली सा धक्का भी दे दोगी तो भी वह जमीन चाटने लगेगा और फिर उठने के लिए भी तुम्हारा ही सहारा मांगेगा। रजिया जमीन पर लुढ़कने की एक्टिंग करते हुए बोली। रजिया को जमीन पर लुढ़कने की एक्टिंग करते देख रजनी अपनी हंसी रोक नहीं सकी। अच्छा बाबा, जब ऐसा समय आएगा तो देखा जाएगा, अब गली में नाटक मत कर। दोनों अपनी मंजिल पर पहुंचकर अपने अपने कामों में जुटने के लिए तैयार थी। अचानक रजनी ने पूछा, अब इसका क्या करूं? किसका क्या करे? अरे मूंगफली का, ये बेचारी तो मेरी मुट्ठी में अभी तक बंद पड़ी है। कोई बात नहीं, वापसी पर खा लेंगे। दोनों मुस्कुराते हुए अपने कामों में लग गई। उसी शाम रजनी के घर आने पर रघु ने जोरदार आवाज से रजनी को पुकारा। रजनी, मैंने तुम्हें लौटते हुए एक बीड़ी का बंडल लाने के लिए कहा था, क्या हुआ उसका? मुझसे कब कहा था? अगर कहा होता तो मैं क्यों ना लेके आती? पहले भी तो तुम्हारी हर फरमाइश को पूरा करती हूं। रजनी ने अत्यंत विनम्रता से जवाब दिया। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? रघु दहाड़ा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, आप शायद भूल गए होंगे। रजनी ने अपनी विनम्रता बनाए रखी। रघु आपे से बाहर हो गया और हाथ उठाकर बोला, तुझे जबान चलाने का मजा अभी चखाता हूं। कि तभी रजनी ने आगे बढ़कर रघु की गर्दन दबोच ली। रजनी ने अचानक रघु को कुछ इस तरह से धकेला कि वह 2-3 कदम पीछे हटकर दीवार से जा लगा। मार साले को एक कान के नीचे। रजनी को ऐसा लगा मानो रजिया उसके कान में दहाड़ रही हो। यही दुर्लभ अवसर है, लगा दे एक कसकर साले को।
कुछ पल बीत गए। रघु दीवार से चिपका रहा। उसने रजनी के शिकंजे से निकलने की कोशिश भी की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। उधर रजनी अपनी कल्पना में अभी भी रजिया से उलझी हुई थी। तू चुप करती है कि नहीं? जब देखो बकबक करती रहती है, नामुराद कहेंगी। अरे तू किससे बातें कर रही है? रघु की आवाज गले में फंस रही थी। रजनी ने रघु को कुछ ढीला छोड़ा तो वह तुरंत अलग हो गया। रघु कांप रहा था। उसने रजनी का ये रूप पहली बार देखा था। मैं अपने आप से बातें कर रही थी। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, शायद बीड़ी बंडल। कोई बात नहीं, मैं कल जरूर ले आऊंगी। रघु के ऊपर मानो घड़ों पानी किसी ने डाल दिया हो। वह बोला, कोई बात नहीं, कल ले आना। अगले दिन रजिया ने जब ये किस्सा रजनी के मुंह से सुना तो उसको तुरंत गले लगा लिया। जियो मेरी जान, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मेरा पढ़ाया सबक कुछ तो काम आया। चलो बाकी फिर काम आएगा, लेकिन ये नुस्खा पूरे तरीके से सफल जरूर होगा। नहीं नहीं, मैंने उस पर हाथ नहीं उठाया, बस उसे धक्का दिया था। पति पर हाथ उठाना मेरा धर्म नहीं है। एक दिन जब दोनों सहेलियां काम से लौट रही थी तो उन्होंने देखा कि शाम के धुंधलके में एक जगह कुछ भीड़ लगी हुई थी। भीड़ में से अचानक एक लड़के ने रजनी को पहचान लिया और तुरंत बुलाया। आंटी, वहां भीड़ में 3-4 तरह के बदमाश लड़के तुम्हारे आदमी को पूरे तरीके से पीट रहे हैं और वह शायद शराब के नशे में पड़ा करा रहा है। रजनी ने तुरंत लड़के के हाथ में जो बल्ला था वह छीनकर भूखी शेरनी की तरह भीड़ पर टूट पड़ी। रजिया रजनी के कंधे से कंधा मिलाए थी। रजनी के अचानक मार से भीड़ भी तितर बितर हो गई थी और तीनों लड़के मार खाते खाते भाग खड़े हुए। रघु शराब के नशे और लड़कों की मार से करहा रहा था। कुछ लोगों ने बताया कि जनाब शराब के नशे में उन बदमाश लड़कों से किसी बात पर उलझ गए थे, तभी उन्होंने इसका ये हाल कर दिया। लोगों ने कंधा देकर रघु को उठाया और घर ले जाने में रजनी की मदद की। रजिया भी घर तक साथ आई। रघु घर पहुंचकर यही सोच रहा था कि जब यह अकेली औरत इतने लोगों को ठिकाने लगा सकती है तो मेरी क्या औकात है। इस बात का अनुभव उसे पहले से था, जब रजनी ने उसे बड़ी आसानी से एक दीवार के साथ चिपका छोड़ा था। रघु अब पूरे तरीके से बदल गया। वह रजनी का मूड देखकर ही उससे बात करने की कोशिश करता। घर का माहौल पूरे तरीके से बदलता देखकर रजनी अब बहुत खुश थी। रजिया सब बातें सुनकर रजनी की और हिम्मत बढ़ाती थी। एक दिन रजनी ने प्यार से रघु से कहा, तुम भी कोई काम देख लो। देखो, रजिया का पति रिक्शा चलाता है, ऐसे समय भी गुजरता है और कुछ कमाई भी हो जाती है। तुम्हारा शराब की ओर से ध्यान भी कम होगा और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तुम कितनी अच्छी बातें करती हो, लेकिन इससे पहले तो इतनी अच्छी नसीहत तूने कभी नहीं दी। रघु ने आंखों में प्यार भरकर कहा, मैंने तो कई बार कोशिश की कि तुम अपने आप रास्ते पर आ जाओ। कोई बात नहीं, देर आई दुरुस्त आई, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। रजनी रघु के बालों में उंगलियां फेर रही थी और रघु के बहते आंसू उसके पापों का प्रायश्चित कर रहे थे, क्योंकि अब उसके लिए भविष्य में अच्छा जीवन जीने के लिए आज्ञाकारिता और संतोष पर चलना ही बुद्धिमता होगी।